नमस्कार मित्रों, ये दूसरा खंड है टॉमस ग्रे की उस कविता का जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, जिस कविता का नाम है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी लिरिक की, का एक प्रकार है जिसमें किसी डेड या डिपार्टेड आदमी के लिए कोई शोक गीत गाया जाता है, उसे एलिजी कहते हैं। किसी के वियोग में, किसी की मृत्यु के बाद, किसी के जाने के बाद, किसी की मृत्यु के बाद जो कविता लिखी जाती है उसे एलिजी कहते हैं। यहाँ अपने गांव के जो पूर्वज हैं, वो जो चले गए हैं दुनिया से, उनकी एक कीर्ति स्तंभ के रूप में ये कविता वो लिख रहा है। ये कीर्ति है, ये हमेशा रहेगी, और ये इससे बड़ी प्रशंसा शायद ही कोई आम आदमी के लिख सका हो। और ये आम आदमी की प्रशंसा है, आम आदमी का जो एपिटाफ है, आम आदमी का वो जो शिलालेख, जो बड़े बड़े लोगों के भव्य जो बनाए जाते हैं, ईसाइयों के, मुस्लिम लोगों के कब्रगाह पे जो संगमरमर पे लिखे जाते हैं एपिटाफ, वो जो है ये काम कर रही है आम आदमी की याद में। टॉमस ग्रे ने ये एपिटाफ लिखा है, जो गुमनाम हैं, अख्यात हैं, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने एक सीधा साधा, सुंदर, सरल और सबके लिए उपयोगी किसान और मज़दूर का जीवन जिया। तो किसान और मज़दूरों के सिंपल, सरल, सुंदर जीवन का ये एपिटाफ है। और ये जो कविता है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक इटर्नल वैल्यू है। जब तक कविता जिंदा रहेगी तब तक ये जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये लोग पढ़ेंगे और इससे समझेंगे इस कविता के महत्व को, टॉमस ग्रे के महान हृदय को, जिसके दिल में इतना प्यार था, इतना सम्मान था आम आदमी के लिए, ऑनेस्टी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। तो कहता है कि वो किसान अब चले गए मेरे फोर फादर्स अब अपने कब्रों में लेटे हुए हैं, और वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो उनके प्लेजर से आनंद हैं, वो उनके जीवन में फिर कभी नहीं आएंगे। उनके बच्चे, उनकी बीवियां उनका इंतज़ार नहीं करेंगी, उनके लिए कोई कुछ खाना नहीं बनाएगा, उनके इंतज़ार नहीं करेगा, उनके बच्चे दौड़ के उनकी गोद में नहीं चढ़ेंगे और उनसे किस मांगे पिता से, और अपने आपस में होड़ नहीं करेंगे, और एक दूसरे से एनवी नहीं करेंगे बच्चे अपने के पिता का किस पाने के लिए। तो एक बड़े ही प्यारे डोमेस्टिक सीन का वर्णन है एक स्टांजा में। For them no more the blazing hearth shall burn, or busy housewife ply her evening care. No children run to lisp their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share. इतने कम शब्दों में इतना सुंदर वर्णन करना एक डोमेस्टिक सीन है। उनके लिए अब जो धधकते चूल्हे नहीं जलेंगे, और बिजी हाउसवाइफ शाम का अपना काम नहीं करेगी, उनके लिए वो जो किसान लौटते हैं तो उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाती हैं, उसका वर्णन है। तो अब कोई बिजी हाउसवाइफ, ये जो हमारे फोर फादर चले गए हैं, उनके लिए कोई इवनिंग में व्यस्त नहीं रहेगी कोई गृहिणी। उनके लिए अब बच्चे दौड़ करके उनकी गोद में नहीं चढ़ेंगे, वो जो चले गए, और अपने पिता के किस पाने के लिए एक दूसरे से होड़ करते, गोद में चढ़ते हुए अब बच्चे नज़र नहीं आएंगे उनके लिए। ये सब प्लेजर उनके लिए अब पास चीज़ें हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glaive has broke. Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow of the stubborn glaive has broke. How jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke. Now the poet is talking about the activities that they performed in their daily life. यहाँ किसानों के जो रोज़मर्रा के कार्य थे उसका वर्णन कर रहा है कवि।
कि अक्सर जो है उनके हंसिए के प्रचंड वेग में जो है कई बड़े बड़े फील्ड के जो है वो हार्वेस्ट वो काट डालते थे, जो है कुछ मिनटों में बड़े बड़े हार्वेस्ट फसल काट डालते थे। और उनके जो हल हैं वो कठिन से कठिन धरती का सीना चीर करके जो है वो चल पड़ते थे उनके हल, और बहुत खुशी से आनंद से भरे हुए जो अपने दल के साथ वो जो काम करते थे अपने खेतों में। और उनके कुल्हाड़ियों के कठिन आघात से कितने जो हैं जंगल, जो कितने जो हैं पेड़ जो हैं कट चुके, साफ हो चुके और खेतों में तब्दील हो चुके। उनके मेहनत की दास्तान, उनके मेहनत की कहानी, उनके रोज़मर्रा के जीवन में जो खून पसीना वो बहाते थे उसका वर्णन है इसमें। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor। बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। ये जो छोटी और सिंपल जो इतिहास है गरीबों का, ये टॉमस ग्रे ने लिखा। ये छोटा है, ये कविता छोटी है और सिंपल है, लेकिन ये कहानी कहती है, ये एक इतिहास है, हमेशा रह जाएगी और हमेशा याद की जाएगी, जो गरीबों का इतिहास कहती है। तो एम्बिशस लोग जो है मजाक न उड़ाएं उनके यूज़फुल जो मेहनत है, जो उन्होंने समाज के लिए जो मेहनत की, उसका एम्बिशस लोग जो राज चाहते हैं, धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, ऐसे एम्बिशस लोग मजाक न उड़ाएं उनके सिंपल लाइफ का, जो कि साधारण और बाहरी दुनिया से अनजान, कोई उनके बारे में जाना नहीं, उनके सिंपल लाइफ के बारे में। वो अपने ही गांव में सीमित जगह में वो काम करते रहे, सारा जीवन बिता दिए और शहर से बाहर नहीं गए, अपने गांव से बाहर नहीं गए और गुमनाम सा जीवन बिताए, लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही उपयोगी जीवन बिताए। तो इस उनके जीवन का, उनके कार्यों का मजाक न उड़ाए हैं एम्बिशस लोग। और उनकी जॉयज़ जो हैं, उनके जो खुशियाँ थी वो होमली जॉयज़ थी। घर आना, बच्चों को प्यार करना, छोटे मोटे मेलों में जाना, तो उनकी जॉय, उनकी डेस्टिनी, उनको भाग्य, उनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, सो गाँव के कुछ लोग ही जाने। तो उनकी डेस्टिनी जो है, उनका पूरा जीवन काल ही जो है वो गुमनामी में बीता, कोई दुनिया ने नहीं जाना। ऐसे थे ये लोग, सीधा साधा जीवन जीने वाले, और जो ग्रैंड लाइफस्टाइल वाले बहुत ही भव्य जीवन जीते हैं, वो जो है नाक भाव से ओढ़ करके और एक जो है उपेक्षा और उपहास के स्माइल बिखेरते हुए उनके ये छोटे और सिंपल ये जो कहानी मैं कह रहा हूँ वो न सुने। उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अपने भव्य जीवन से संतुष्ट हैं, ऐसे लोग जो हैं वो उपहास की दृष्टि से न सुने मेरे इस कहानी को, जो मैं गरीबों के, जो गुमनाम लोगों के बारे में जो कहानी लिख रहा हूँ। इसको ये मैं उनके लिए नहीं लिख रहा हूँ जो कि बनावटीपन है, जिनमें आडंबर है, जिनमें घमंड है, उनके लिए ये कहानी मैं नहीं लिख रहा हूँ। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. The paths of glory, किस फिल्म का नाम पड़ा, यहाँ से कितने मेमोरेबल फ्रेजेस लिखे। Let not ambition mock their useful toil, short and simple annals of the poor। ये आज भी लोग अनायास ही अपने लेखनी में डालते हैं। कविता की ऐसी अमर पंक्तियाँ होती हैं जो कि आप प्रोज लिखते हुए भी कई लोग जो है लिख डालते हैं। तो बहुत सारे मेमोरेबल फ्रेजेस जो है ऐसे ही कवियों ने दिए हैं, चाहे अलेक्जेंडर पोप हों, चाहे शेक्सपियर हों, चाहे विलियम ब्लेक हों, चाहे रॉबर्ट बर्न्स हों, चाहे टॉमस ग्रे हों, चाहे बाइबल हो। ये इनमें बिखरे पड़े हैं ऐसे बहुत ही कीमती फ्रेजेस जिनको साधारण लोग जो है, जो पंडित विद्वान हैं, जो लिखते वक्त अनायास ही उनके कीमती फ्रेजेस
मेमोरेबल फ्रेजेस को कोट करते हैं। और ये कविता भरी पड़ी है ऐसे कीमती फ्रेजेस से, क्योंकि ये बड़े यत्न से लिखी हुई कविता है। खानदानी गर्व करने वाले बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री की, हम बहुत ऊंचे कुलीन खानदान से हैं, या पावर का जिनको घमंड हो, ये सब, चाहे आप बहुत खानदानी हो, चाहे पावर कितना भी आपके पास हो, चाहे आप कितने भी खानदानी हो, चाहे कितना भी कोई सुंदर हो, चाहे कितना भी जो है धन आपको मिल जाए, सब जो है इंतज़ार करते हैं उस घड़ी का जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अवश्यम भावी घड़ी के सब शिकार हैं, यानी मृत्यु के। मृत्यु, डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर, सबको जा करके मर जाना है। हाँ, चाहे कितना भी ग्लोरी कमाएं आप, वो डेथ में जाके ख़त्म होता है। तो ये सब जो है बड़े बड़े ख़ानदान का, पावर का, ब्यूटी का, वेल्थ का, बहुत ज़्यादा सुंदर जो हो, बहुत ज़्यादा धनवान भी हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, सभी जाके उसी रास्ते में जाके धूल में मिल जाते हैं। वो रास्ता है मृत्यु का। तो ग्लोरी से गुजरने वाला जो रास्ता, वो भी कब्र की तरह ही जाता है। तो सब कुछ जाके अंत में धूल में मिल जाते हैं, सभी मरते हैं, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी खानदानी हो। तो मृत्यु तो सबको मिलती है, कोई ऐसा नहीं तो बच जाएगा, चाहे अपने धन के चलते, चाहे पावर के चलते, चाहे ख़ानदान के चलते, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। तो डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर। तो ये भी सभी तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु सबको निगल लेती है। Nor you proud impute to these the fault, if memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisle and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। जो आप घमंडी हैं, जो घमंड करते हैं कि भाई हमारे तो पूर्वजों की तरह शानदार कब्र बनाए हैं, तो आपके पास पैसा है तो आपने बनाया, और इनके टुम्ब पे, इनके कब्र पे ऐसा कोई भी जो है पत्थर कीमती जो है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो है स्ट्रक्चर नहीं बनाए हुए हैं। और कुछ लोग की याद में जो है चर्च में जो है बहुत से गीत गाए जाते हैं, और जो उसके गुंबद तक गूंजती है, और उनकी याद में जो है गीत गाए जाते हैं जो कि गूंजते हैं चर्च में। क्या can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold ear of death? क्या कविता कवि अर्न जो होता है वो एक पात्र होता है जिसमें एसेज या मिट्टी रखा जाता है मृतक का, तो उस पर कविता कहानी लिख देने से, अर्न को सजा करके और उसमें एसेज रखे हों, या बहुत ही जानदार एक आबक्ष मूर्ति बनी हो, क्या यह सब बनाने से कोई फिर से जी जाएगा? अगर इनका कोई कीमती मेटल में अगर कोई इनका ऐश नहीं रखा गया, या इनके लिए याद में किसी ने मूर्ति नहीं बनाई, सीने तक बस्ट नहीं बनाया, तो क्या आता जाता है? उससे तो फिर कोई जिंदा नहीं हो गया, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। बैक टू द मैंसन ऑफ फ्लीटिंग ब्रेथ, जो क्षण भर के लिए सांस जो मिलती है। मैन इज़ अ मोमेंट्स क्रीचर, शेक्सपियर कहता है मोमेंट्स क्रीचर, कुछ क्षण का जो है जीव है आदमी, इंसान इस दुनिया में। इटर्निटी के समुद्र में, इटर्निटी अनंत के महासमुद्र में आदमी क्षण भर का ही तो कीड़ा का जीव है। तो ये जो कुछ सांसों का ये जो जीव है, वो क्या फिर से जिंदा हो जाएगा अगर उसकी मूर्ति बना दी जाए, या उसके याद में बहुत सुंदर पात्र पे कहानी लिख दी जाए? तो क्या जो है उसकी सांस वापस आ जाएगी? उसके शरीर में क्या वो जिंदा हो जाएगा? चाहे कितना भी जो है यशगान कर लो, क्या सोता हुआ आदमी, मृतक आदमी फिर से जाग सकता है? कैन ऑनर्स वॉइस, किसी के याद में स्मरण सभा में बहुत जो है उसको याद किया जाए, प्रशंसा किया जाए, तो जो साइलेंट पड़ी धूल है, जो शांत पड़ी धूल है, मिट्टी में बन गया है जो आदमी, वो क्या फिर से जिंदा हो जाएगा? तो इनके लिए तो कोई
जो है कोई नहीं पढ़ता, उनको कोई वर्णन नहीं करता, बखान नहीं करता, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बखान करने से, बड़े बड़े भाषण देने से मृतक फिर से जिंदा नहीं होते। या फ्लैटरी की जाती है, जो नहीं गुण हैं वो भी गुण बखान किए जाते हैं वक्ताओं के द्वारा जब किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो जो कान जो है, जो अब ठंडा पड़ चुका है, मृत हो गया है, ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ है, क्या वो सुनता है मृतक का कान? ये जो फ्लैटरी में जो बोले जाते हैं एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में, ये फ्लैटरी क्या मृतक सुनते हैं? तो ये सब यूज़लेस है। तो चाहे बहुत नाम वाला हो, चाहे गुमनाम मेरे पूर्वज हैं, वो सभी एक समान हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed, or wake to ecstasy the living lyre. अब तीसरे खंड में मैं जो है इसके आगे की पंक्तियाँ फिर मैं पढ़ूँगा, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ हैं वो अमर पंक्तियाँ हैं और अंग्रेजी साहित्य का सबसे महानतम कविता मानी जाती है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। और इसके साथ न्याय नहीं होगा अगर मैं हड़बड़ी में इसको पढूं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जो स्टूडेंट्स जो समझना चाहते हैं हिंदी में, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है जो मैं भी पढ़ रहा हूँ। और ये एमए तक पढ़ाई जाती है, मेरे बीए में ही पढ़ाई जाती है। और इंग्लैंड, अमेरिका और अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देशों में स्कूल के छात्र पूरी कविता को याद कर लेते हैं और उनके याद करने को बाध्य किया जाता है उनके स्कूलों में, और कुछ स्वेच्छा से याद कर लेते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, ये दूसरा खंड मैं यहीं समाप्त करता हूँ और टॉमस ग्रे को श्रद्धांजलि देता हूँ, उस महान आत्मा को जिसने 18वीं सदी में इस महानतम कविता को लिखा, जो सबसे जिसको प्यार मिला है आज तक इसको पढ़ा जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स, जिसको जितना भी पोइट्री कलेक्शन जो पब्लिश होता है कीमती बहुमूल्य कविताओं का, तो उसमें अंग्रेजी भाषा में टॉमस ग्रे की ये कविता जरूर कलेक्ट की जाती, जरूर उसका संग्रह किया जाता है। द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये दूसरा खंड समाप्त हुआ। नमस्कार।